हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे और बढ़िया होने भी चाहिए। और हमेशा की तरह पढ़ाई भी कर रहे होंगे। नहीं कर रहे हैं तो कीजिए। हाँ, तो फिर से हम लौट चुके हैं आपके क्या बोलते हैं, वो जो चल रहा था हमारा मॉक टेस्ट सीरीज, उसको लेकर के। ठीक है, तो जो आगे के जो सवाल हैं वो हम आज कंटिन्यू कर रहे हैं। कुछ सवाल ऐसे भी हैं जो कि मतलब कह सकते हैं कि मॉक टेस्ट सीरीज में ही वो गलत हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, उन सवालों को हम स्किप करेंगे और जो सवाल करेक्ट हैं, जो सवाल सही हैं, उन्हें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले आप लोग आपका पहला सवाल है, उसमें क्या है, कन्वर्ट 0.456 डेसिमल फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। ठीक है, तो यहाँ पे आप सबको साफ साफ दिख रहा होगा कि यहाँ पे वो बात कर रहा है किसकी, परसेंटेज की बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है आपको कि 0.456 डेसिमल फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग परसेंट किसी भी डेसिमल को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, उसे 100 से मल्टीप्लाई। क्या करना पड़ेगा, उसको 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 0.456 जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला पार्ट 0.456 ये जो डेसिमल में है, इसको क्या करेंगे, हमको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, उसको हम 100 से मल्टीप्लाई। तो क्या, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कि 0.456 है, इसको क्या कहते हैं, सबसे पहले यहाँ से हम पॉइंट को हटा दिए। जो आपको सिखाया था पिछली क्लास में, जितने आपके पॉइंट के बाद जितने डिजिट है 1 2 3, तो नीचे लगा देंगे 1 2 3। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ से हट गया यहाँ से। अब क्या है कि इसे क्या करना है कि डेसिमल को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से क्या करना पड़ता है, अपने को मल्टीप्लाई। तो क्या करेंगे यहाँ पे, इसको 100 से मल्टीप्लाई। जब इसको हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 जीरो यहाँ से कट जाएगा, 2 जीरो यहाँ से कट जाएगा, बचेगा कौन, 456 बाई 10%। मतलब नीचे में अगर एक जीरो है तो यहाँ से एक काउंट करके 45.6। तो ये आपका हो जाएगा इसका आंसर। तो क्या होगा कि इसके अनुसार क्या होगा कि 21 का आंसर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, अगला सवाल है, व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल नंबर 550.37। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि 550.37 जो देख रहे हैं आप, इसका आपको निकालना है स्क्वायर रूट। तो सबसे पहले क्या है, 550.37 हम लोग यहाँ पे लिख दिए। हम लोग सबसे पहले जिस तरह से लिखते हैं, इसका स्क्वायर रूट निकालना है ना इसी का हमको। तो क्या करेंगे, इस पॉइंट को यहाँ से हम लोग हटा देंगे। पॉइंट का कितने डिजिट है, 2 डिजिट है ना, 1 और 2। नीचे लग जाएंगे आपके 2 जीरो, 1 और 2। ऊपर का रूट लगा रहेगा वैसे का वैसे ही। अब क्या है, इस रूट को क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये रूट पूरे पे है ना, इसका मतलब क्या है कि ये रूट इस पर भी है और इस पर भी है, मतलब ऊपर वाले पर भी है और नीचे वाले पर भी है। तो क्या होगा यहाँ पे 550 रूट ओवर 55037 और नीचे में आपका 100 का रूट। तो 100 का रूट कितना होता है, 10, और इसका होता है 55037 का हम लोग क्या करेंगे, रूट निकालेंगे। रूट कैसे निकालेंगे, वही आपका लॉन्ग डिवीजन मेथड का इस्तेमाल करके। तो इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड का, देखिए यहाँ पे है 55037 दिख रहा है आपको यहाँ पे 55037। पेयरिंग कर लिए हम लोग, जिस तरीके से निकालते हैं आपका लॉन्ग डिवीजन जो आपको सिखाए थे हम, उसी के हिसाब से रूट चलेगा यहाँ पे। तो जब क्या हो, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 234.5। ये किसका आ गया, 234.5 किसका आ गया, 234.5 किसका आ गया, 55037 का रूट आ गया। मतलब क्या, ऊपर वाले का जो है वैल्यू कितना आ गया है, 234.5, और जो 100 का कितना होता है 10। तो यहाँ पे 10 को उतार देंगे हम लोग यहाँ पे। तो 234.5 अपॉन 10, नीचे में एक जीरो है, तो क्या करेंगे यहाँ सबसे पहले क्या, इस पॉइंट को हम लोग यहाँ से रिमूव कर देंगे। एक पॉइंट के बाद एक संख्या है तो नीचे में आपका एक जीरो यहाँ से कट करके आ जाएगा। अब यहाँ पे नीचे में 2 जीरो है तो काउंट कर ले ऊपर में आप 2 संख्या, 1 और 2, एक ये और एक ये, और 2 के बाद क्या करेंगे, पॉइंट को लगा देना। तो कितना हो जाएगा 23.45। तो इसके अनुसार से क्या होगा, लमसम क्या है, ये 4 ऑप्शन है, 23 अपने को चाहिए ना, यहाँ पे 21 है, यहाँ पे 22 है, यहाँ पे 22 है, यहाँ पे 23 है, 23.46 आ रहा है, मतलब उसी के इर्द गिर्द में आ रहा है। तो इसका होगा, इसका आंसर होगा डी। ठीक है, अगले आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल पे। अगला सवाल जो है वो है, व्हाट इज द साइड ए बी इफ AC इज इक्वल टू 10 एंड BC इज इक्वल टू 6। एक यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, एक आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, यहाँ पे आपका 90 डिग्री बन रहा है। एक आपका राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें क्या है, AB आपको निकालना है, BC दिया हुआ है और AC भी दिया हुआ है।
ठीक है, कितना दिया हुआ है, AC आपका है 10, BC है आपका 6 है, और अपने को AB को निकालना है। क्या निकालना है अपने को, इस AB को निकालना है। क्या करेंगे, सबसे पहले लगाएंगे हम ना पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, क्या करेंगे, लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। AC दिया हुआ है 10, BC दिया हुआ है 6, लिख देंगे सबसे पहले यहाँ पे AC कितना अपने पास 10, BC कितना है 6, लिख दिया हम लोगों ने। अब लगाएंगे किसको हम लोग, पाइथागोरस थ्योरम को। कौन सा लगाएंगे थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। इसमें क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर, जो आप दिख रहे हैं ना हाइपोटेनस, इसको बोलते हैं हम लोग हाइपोटेनस, जो कि 90 डिग्री एंगल के ठीक अपोजिट में रहता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, देख रहे हैं यहाँ पे, इसका ठीक अपोजिट में है ये, तो जो 90 डिग्री के ठीक अपोजिट में रहता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, हाइपोटेनस। ये आपका बेस और ये आपका परपेंडिकुलर। मतलब क्या है कि AC स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हाइट का स्क्वायर। लिख देंगे यहाँ पे AC की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, AC की वैल्यू हमारे पास 10 है, तो हम लिख देंगे 10 का स्क्वायर, AB स्क्वायर को छोड़ देंगे, अपने को निकालना है, BC अपने को दे रखा है 6 का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे। अब क्या है, 10 का स्क्वायर 100, AB का स्क्वायर वही छोड़ देंगे हम लोग, और 6 का स्क्वायर 36। क्या करेंगे यहाँ से हम लोग, इसको इधर भेज देंगे, कर देंगे माइनस, हो गया 64। अब रूट, जब से रूट डालेंगे तो कितनी वैल्यू इसकी आ जाएगी, 8। एक मिनट, हाँ, तो क्या होगा जब हम लोग इसकी रूट वैल्यू डालेंगे तो क्या हो जाएगा, 64 का रूट कितना होता है, जैसे हम लोग सब जानते हैं 64 का रूट कितना होता है 8। तो यहाँ पे जब इसको रूट निकालेंगे तो आ जाएगा आपका 8। तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा इसका, ये ए वाला। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। अगला सवाल जो है वो भी इसी प्रकार से है। यहाँ पे क्या है, सेम है, 90 डिग्री यहाँ पे बन रहा है आपका, तो ये आपका हो गया हाइपोटेनस, ये हो गया बेस और ये हो गया हाइट। BC दे रखा है 15, मतलब क्या है BC, ये जो देख रहे हैं ना, ये दिया है 15 और AC दिया हुआ है 9। अपने को निकालना है, AB निकालना है। सेम कहानी करेंगे, लगाएंगे कौन सा, आपका पाइथागोरस थ्योरम। तो जब लगाएंगे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम तो क्या होगा, BC स्क्वायर, ये वाली जो हाइपोटेनस, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, BC अपने को दे रखा है 15 का स्क्वायर, AC अपने को दे रखा है 9 का स्क्वायर, और AB अपने को निकालना है, तो AB स्क्वायर हम लोग छोड़ देंगे। ठीक है, 15 का स्क्वायर 225, 9 का स्क्वायर 81 प्लस AB स्क्वायर। क्या करेंगे, इसको यहाँ से हम लोग यहाँ शिफ्ट कर देंगे, तो क्या होगा 225 माइनस 81 हो जाएगा यहाँ पे। जब इसमें से घटाएंगे तो आ जाएगा 144। अब हम लोग उस पर रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 12। देख रहे हैं यहाँ पे, जब उसको रूट निकालेंगे 144 का तो कितना होता है 12। तो यहाँ पे हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, डी। ठीक है, अब आता है अगले सवाल पे हम लोग। अगला सवाल क्या है, इसी प्रकार से, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइड AC इफ AB इक्वल टू 7 एंड BC इक्वल टू 5। AC का साइड निकालना है, मतलब अपने को क्या निकालना है, ये वाला वैल्यू निकालना है, जहां पे अपने को AB ये दे रखा है कितना 7 और BC ये दे रखा है कितना 5। ये दे रखा है अपने को क्या, देखो यहाँ पे दिख रहा है फोटो में, फिगर में आपको, यहाँ पे ये दे रखा है आपको 5 और ये दे रखा है अपने को 7। यहाँ पे आपका 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ पे आपका 90 डिग्री बन रहा है, मतलब कि ये वाला हो गया आपका हाइपोटेनस, AC हो गया आपका हाइपोटेनस। तो यहाँ पे AB कितना है 7 और BC कितना है 5। लगा देंगे पाइथागोरस थ्योरम अपना। ठीक है, तो AC स्क्वायर, दिस स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB कितना है 7, BC कितना है 5, 49 प्लस 25 24, 74। जब हम लोग क्या करेंगे, 74 का रूट निकालेंगे। रूट निकालने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपना लॉन्ग डिवीजन मेथड या फिर प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन एक्चुअली क्या है कि पॉइंट में वैल्यू नहीं आ पाती है, इसलिए क्या है कि अपने को निकालना पड़ेगा किसमें, लॉन्ग डिवीजन मेथड में। जब आप इसकी वैल्यू निकालेंगे रूट 74 की, जब ये जो 74 देख रहे हैं ना, इसकी वैल्यू जब निकालेंगे ना आप रूट में, तो क्या होगा, पॉइंट में आएगा, जो कि कितना होगा 8.6, जो कि यहाँ पे दिख रहा है ना आपको। AC की वैल्यू कितनी आ रही है, AC की वैल्यू √74 इट इज 8.6, तो ये आपका है 8.6। तो इसके अनुसार से क्या आंसर हो जाएगा, B 8.6। ठीक है, अब बढ़ते हम लोग अगले सवाल पे। अगला सवाल है, व्हाट इज द लेंथ L2 इफ टोटल लेंथ L इज 2.75 मीटर एंड L1 इज टू L2 इज टू 2:3। मतलब क्या है कि एक कोई वस्तु मान लेंगे, किसी चीज कोई वस्तु है, कोई कपड़ा, रॉड, कुछ भी मान लेंगे, उसकी लंबाई कितनी है 2.75 मीटर। यहाँ पे दे रखा है कि कितनी, जो उसकी टोटल लंबाई है वो कितनी है 2.75 मीटर, और ये कह रखा है कि इसे दो भागों में बांटा गया है, L1 और L2।
इस प्रकार से बांटा गया है कि इनका जो रेशियो है, इनका जो अनुपात है वो अपने को दे रखा है। कितना अनुपात अपना इसका? 2:3। मतलब क्या है कि ये है 2 भाग और ये है 3 भाग। ठीक है, ध्यान देंगे यहाँ पे, जब हमने रेशियो में आपको पढ़ाया था तो रेशियो का मतलब होता है कि वो सिर्फ अनुपात बताता है कि कितना उसका रेशियो है। एग्जैक्ट वैल्यू वो कभी नहीं बताता है रेशियो, वो क्या है अपने को निकालना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या है, दोनों का अनुपात दिया रहेगा 2:3। तो क्या करेंगे, इसको x मान लेंगे चलेंगे। ठीक है, तो L1 हो जाएगा आपका 2x और L2 हो जाएगा आपका 3x। तो क्या है कि यहाँ पे ये भी कह दिया है ना सवाल में कि जो इसकी कुल लंबाई है वो कितनी है, कुल लंबाई इसकी कितनी है 2.75 मीटर। यहाँ दे रखा है कि इसकी कुल लंबाई कितनी है 2.75 मीटर। तो लिख देंगे यहाँ पे 2x + 3x = 2.75। जब उसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या होगा कि यहाँ पे आ जाएगा 5x = 2.75। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.55। तो यहाँ पे आ गया x की वैल्यू 0.55। तो उसके अनुसार क्या हो जाएगा, L1 हो जाएगा 2x, L1 = 2x, 2 × 0.55। और उसी के अनुसार क्या हो जाएगा, जो आपका L2 है, ये देख रहे हैं ना L2 जिसको निकालना कहा गया है, वो आपका है कितना, L2 कितना है, L2 है आपका 3x। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 × 0.55। तो यहाँ से वैल्यू कितनी इसकी आ जाएगी 3 × 0.55 मल्टीप्लाई करेंगे आप तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 1.65। तो L1 आपका हो जाएगा 1.1 मीटर और L2 हो जाएगा 1.65 मीटर। तो इसके अनुसार क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1.65 मीटर, सी वाला। जरूरी नहीं कि एग्जाम में सिर्फ L2 ही पूछ दे, हो सकता है एग्जाम में आपका ये L1 भी पूछ सकता है कि L1 कितनी होगी। तो L1 कितनी होगी आपकी, L1 होगी आपकी कितनी 2x। L1 कितनी होगी 2x। तो क्या करेंगे आप 2 × x की वैल्यू जो आ रही है 0.55। तो आपका वैल्यू कितना आ जाएगा 1.1 मीटर। तो जरूरी नहीं कि L2 ही सिर्फ निकाल के छोड़ दें, इसको समझिएगा ध्यान से, ताकि अगर L1 भी एग्जाम में दे देता है तो आप उसके लिए घबराए नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, हाउ मेनी डेज ए मैकेनिक टेक्स टू असेंबल 64 मशीन्स इफ ही असेंबल 8 मशीन्स इन 3 डेज। मतलब क्या, सिंपल सा बिल्कुल बच्चों वाले सवाल है ये कि एक मैकेनिक है जो कि 8 मशीन को 3 दिनों में बना दे रहा है, फिट कर दे रहा है। ठीक है, असेंबल करना, फिट करना, जो भी कह सकते हैं। कोई एक मैकेनिक है जो कि 8 मशीन को 3 दिन में फिक्स कर रहा है। तो सवाल क्या किया जा रहा है कि 64 मशीन को कितने दिनों में किया जाएगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे 8 मशीन को 3 दिन में फिक्स कर रहा है वो, तो 64 मशीन को कितने दिन में करेगा। तो लगाएंगे क्या होने यहाँ पे यूनिटरी मेथड, 8 को 3 में तो 64 को कितना में। तो यहाँ पे क्या करेंगे 64 × 3/8। जब उसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 64 तो कट जाएगा आपका 8 × 64 और 8 × 24। तो क्या हो जाएगा, कितना आ जाएगा इसका 24 डेज। मतलब क्या है कि 24 दिन लगेंगे उनको उतने सारे 64 मशीनों को फिट करने के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 24, इट इज सी। ठीक है, अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल क्या है, व्हाट विल बी द आरपीएम ऑफ स्मॉलर गियर इफ 180 मीटर। हाँ, सवाल को हम पढ़ेंगे बाद में, पहले आपको सवाल समझा देते हैं। सवाल एक्चुअली में क्या कह रहा है, आपके पास 2 गियर है, एक गियर ये, एक गियर ये। गियर समझ में आता है ना, गियर क्या होता है, वो आपके गाड़ी वाड़ी में लगे रहते हैं, साइकिल का जो पीछे आपका फेयरवेल होता है वो कह सकते हैं गियर हो गए। तो ये सब क्या है कि उनमें दांत लगे रहते हैं और वो क्या करते हैं, उन्हें दांत को सहारे क्या करते हैं, आपस में मैश होते हैं, मतलब जुड़ते हैं, और एक घूमता है तो दूसरा भी घूमता है। इससे देखा ना आपको साइकिल का जो चैन होता है उसमें कैसे दांत लगे रहते हैं, जहाँ पे आपका, जिसमें आपका चैन घूमता है, तो वही गियर है आपका। ठीक है, तो क्या कर रहा है कि यहाँ पे आपके 2 गियर हैं, एक छोटा है एक बड़ा है। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है सवाल में कि जो छोटा है उसका जो उसकी जो रेडियस है वो कितनी, यहाँ पे डाया दिया हुआ है 60 है, 60 mm है। ठीक है, कौन सा है, स्मॉलर गियर इफ हाँ, स्मॉलर का क्या करना है अपने को, आरपीएम निकालना है। ठीक है, तो क्या कह रहा है यहाँ पे 60 mm डाई गियर इन द बिगर गियर मेक 60 रिवोल्यूशन। हाँ, तो ध्यान देंगे यहाँ पे 2 गियर हैं, एक है 180 मिलीमीटर का और एक है 60 मिलीमीटर का। 180 मिलीमीटर मतलब बड़ा और 60 मिलीमीटर मतलब छोटा। तो अगर 180 मिलीमीटर इसका डाया बड़े वाले का, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा 90, और छोटा वाले कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा 30। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि जो बड़ा वाला है इसका आरपीएम दिया हुआ है कि 60, अब बिगर जो है दिख रहे हैं आप, यहाँ लिखा हुआ है बिगर मेक्स कितना 60 आरपीएम। जो बिगर वाला है, बड़ा वाला है, कितना बनाता है वो 60 आरपीएम बनाता है। तो लिख देंगे बिगर ये वाला है ना, बिगर तो आपका ये वाला है।
तो बिगर वन का आरपीएम कितना हो जाएगा, N1 मान लेते हैं उसका आरपीएम है तो कितना हो जाएगा 60। अब क्या है कि इसको लिख देते हैं वैल्यूज को सारे वैल्यूज। N1 कितना है 60, N2 कितना है निकालना है अपने को। R1 दिया हुआ है आपका 90 और R2 है आपका 30। तो यहाँ पे निकालना क्या है आपको, N2 देख रहे हैं यहाँ पे लिख रहा है यहाँ पे आरपीएम, व्हाट इज द आरपीएम ऑफ स्मॉलर, छोटे वाले का, स्मॉलर मतलब छोटा और आरपीएम मतलब कि छोटे वाले का इसका आरपीएम निकालना है। जिसका आरपीएम क्या हो जाएगा N2, ठीक है। इसका हो जाएगा R1 N1, इसका हो जाएगा R2 N2। तो इसका निकालते हैं फॉर्मूला। तो फॉर्मूला के अनुसार क्या होता है हमारा फॉर्मूला जो है वो होता है N2 by N1 इक्वल टू R1 by R2। N2 छोटी वैल्यू है, सॉरी निकालना अपने को, तो वो वही छोड़ देंगे हम लोग। N1 कितना दिया हुआ है 60, R1 कितना दिया हुआ है 90 और R2 कितना दिया हुआ है 30। इसको सॉल्व करेंगे तो N2 की वैल्यू हो जाएगी 180 आरपीएम। तो खोजेंगे यहाँ पे 180 कहाँ पे है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। अब बात है हम लोग अगले सवाल पे। जो अगला सवाल है वो है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कॉपर इफ द कास्टिंग वेट ऑफ कॉपर। हाँ, तो आपको हम समझा देते हैं। एक कोई कास्टिंग है, कास्टिंग मतलब कह सकते हैं कोई एक सामान है, कोई एक वस्तु है जो कि कॉपर और टीन से बनाई गई है, ठीक है। इसमें क्या है कॉपर की मात्रा कितनी है 42.3 केजी है और टीन की मात्रा कितनी है 2.7 केजी। इन दोनों को मिला करके कोई एक सामान बनाया गया है, इसको हम लोग कास्टिंग के नाम से संबोधित कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये कह रहा है कि इतना केजी कॉपर है और इतना केजी उसमें टीन है। तो पूछ क्या रहा है परसेंटेज ऑफ कॉपर, इसमें कॉपर की मात्रा कितनी है, क्या पूछ रहा है कॉपर की मात्रा किसमें पूछ रहा है परसेंटेज में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इस जो आपका कास्टिंग है ना उसका पूरा वजन निकालेंगे। तो उसका वजन कितना होता है कॉपर का वजन प्लस टीन का वजन, ठीक है। कॉपर का वजन कितना था 42.3 और टीन का कितना वजन था 2.7। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा वैल्यू हो जाएगा 45 केजी, ठीक है। तो क्या होता है जब हमको निकालना है, एक मिनट, हाँ, जब हमको निकालना है परसेंटेज ऑफ कॉपर, कॉपर का परसेंटेज पूछ रहा है ना यहाँ पे, यहाँ तो पूछ रहा है क्या कॉपर की मात्रा कितनी होगी, यहाँ पे पूछ रहा है कि तांबे मतलब कॉपर का मात्रा कितना होगा। तो यहाँ क्या करेंगे कॉपर का मात्रा क्या लिखेंगे हम लोग, परसेंटेज ऑफ कॉपर इक्वल टू वेट ऑफ कॉपर अपॉन वेट ऑफ कास्टिंग इनटू 100। जिसकी भी आपको परसेंटेज निकालनी है वो ऊपर रहेगा, ठीक है, और नीचे क्या रहेगा टोटल इनटू 100। सपोज क्या है कि यहाँ पे अगर टीन का निकालना होता तो यहाँ पे क्या होता परसेंटेज ऑफ टीन इज इक्वल टू वेट ऑफ टीन अपॉन वेट ऑफ कास्टिंग टोटल वेट इनटू 100। तो कॉपर की मात्रा कितनी थी 42.3, देख रहे हैं यहाँ पे कॉपर की मात्रा थी 42.3, यहाँ पे 42.3। नीचे क्या वेट ऑफ कास्टिंग, कास्टिंग की वेट कितनी आ रही थी 45 केजी, नीचे 45 इंटू 100। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, जब इसको सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा हमारा 42.3 बाई 45 इंटू 100। तो इसको सॉल्व करें तो आ जाएगा 94%, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कि इसमें परसेंटेज ऑफ कॉपर कितनी हो जाएगी 94%। दिखा ना यहाँ पे आपको, यहाँ पे आपको दिखा देते हैं, आपको हम दिख रहा होगा ये वाला पार्ट आपका है 94%, ठीक है, दिख रहा है आपको यहाँ पे। तो कॉपर की मात्रा कितनी हो गई 94%। तो क्या है कि इसी के हिसाब से इसका आंसर कितना हो जाएगा कॉपर का 94%, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो जो अगला सवाल है वो है व्हाट इज द डेसिमल फ्रैक्शन ऑफ कन्वर्शन ऑफ 18.5। करना क्या है 18.5 जो कि आपका परसेंटेज के फॉर्म में है, इसको क्या करना है हमको डेसिमल के फॉर्म में लेके जाना है। मतलब क्या है पॉइंट के फॉर्म में लेके जाना है, कहां से परसेंटेज से पॉइंट के फॉर्म में लेके जाना है अपने को, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ पे सबसे पहले हम लोग 18.5% दिख रहा है आपको यहाँ पे, तो 18.5 बाई 100 कर दे सबसे पहले हम लोग। किसी को भी अगर डेसिमल में चेंज करना है तो बाई 100 और अगर परसेंटेज में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। अगर डेसिमल में चेंज करना है तो 100 से डिवाइड और अगर परसेंटेज में चेंज करना है तो 100 से मल्टीप्लाई। तो 18.5 बाई 100, यहाँ पे पॉइंट का एक डिजिट है तो पॉइंट से हटाएंगे तो पॉइंट कितना एक डिजिट है ना, तो नीचे एक जीरो आपका बढ़ जाएगा, ये वाला पॉइंट यहाँ से हट गया। 185 बाई 100 इंटू 10, मतलब अब क्या है कि नीचे आ गया आपके 185 बटा 1000, मतलब कितने आ गए आपके 3 जीरो आ गए। तो 3 जीरो क्या हम काउंट करें 1 2 3, 1 2 3,
3 का लगा देंगे हम यहाँ पे पॉइंट, तो क्या होगा 581 का लग जाएगा आपका पॉइंट, तो 0.185, इसका आंसर हो जाएगा 0.185। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। अब बढ़ते हम लोग अगले सवाल की ओर। तो जो अगला सवाल है वो अब आ रहा है आपका साइंस के पार्ट से। ठीक है, विच वन इज नॉन मेटल, इन चारों में से अधातु कौन सी है? मरकरी जो कि आप देखते हैं पारा, वो धातु है। ग्रेफाइट बिजली को अलाउ जरूर करता है फ्लो करने के लिए, लेकिन ये धातु नहीं कह सकते इसको हम, क्योंकि गिरने पर ये टूट जाता है बहुत आसानी से, पत्थर के जैसा होता है। ब्रास मतलब पीतल, ये लोहा, तो ये तो आराम से आपका लोहा धातु है, ये भी धातु है, ये भी धातु है। सिर्फ एक ये जो है ये क्या है कि पत्थर की तरह है, और ये नॉन मेटल की कैटेगरी में आता है। यही एकमात्र ऐसा नॉन मेटल है जो कि नॉन मेटल होने के बावजूद क्या करता है, बिजली के प्रवाह को रोकता नहीं है और बिजली के प्रवाह को ये होने देता है। अगला सवाल है, विच मेटल कंटेन्स आयरन एज ए मेजर कंटेंट, इन यहाँ पे जितने भी आपको मेटल्स दिख रहे हैं इनमें से आयरन जो है वो किसमें मैक्सिमम अमाउंट में, अधिक मात्रा में, मतलब उसका जो अधिकतर हिस्सा है मेजर कंटेंट जो है वो, मेजर कंटेंट समझते हैं, इसका मतलब होता है ज्यादा मात्रा। ठीक है, तो कौन सा इन चारों में से कौन सा ऐसा मेटल है जिसमें कि आपका आयरन जो है वो मेजर कंटेंट है? तो ब्रास तो होने से रहा, ठीक है, ब्रोंज भी होने से रहा, जिंक भी होने से रहा, कि जिंक कारण क्या है ना, ब्रास तो आपका प्योर धातु हो गया, इसमें तो इधर चुंबक की ओर चिपकता ही नहीं है, तो ये तो धातु होने मतलब कि इसमें लोहा रहेगा ही नहीं। ब्रोंज भी आपका चुंबक में नहीं चिपकता है, जिंक भी चुंबक में नहीं चिपकता है, लेकिन जो आपका फेरस मेटल है ना, इसमें इसको बोलते हैं लोह धातु, ये क्या होता है चुंबक की ओर चिपकता है, जिस कारण से क्या है चुंबक की ओर क्यों चिपकता है, क्योंकि इसमें आयरन की मात्रा जो कैच करने की वो क्या है ज्यादा है, या फिर ये कह सकते हैं कि उस धातु में फेरस वाले में क्या है आयरन की जो परसेंटेज है वो क्या है ज्यादा है, और आयरन के परसेंटेज ज्यादा होने के कारण क्या कर रहा है कि वो चुंबक की ओर से खिंच जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, फेरस मेटल, क्योंकि ब्रास, ब्रोंज और जिंक में आयरन नहीं होता है, इस कारण से वो चुंबक की ओर अट्रैक्ट नहीं होगा, और क्या होगा कि मतलब उसमें आयरन रहेगा ही नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा फेरस मेटल। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल में। जो आपका अगला सवाल है वो है, व्हाट इज द नेम ऑफ मेटल विच डू नॉट कंटेन आयरन, कौन से धातु में आयरन आपका नहीं होता है? तो फेरस में तो इसका नाम ही फेरस है, पहला ऑप्शन जो है। तो फेरस मतलब क्या होता है कि जिसमें लोहा रहता है, तो ये तो होने से रहा। नॉन फेरस एक है इंसुलेटिंग है, और नॉन इंसुलेटिंग है। इंसुलेटिंग मतलब क्या होता है कुचालक, तो इसका तो हिसाब कुछ नहीं है, मतलब हम कह सकते हैं कि हो सकता है आयरन की मात्रा कुचालक में भी हो सकती है, तो ये भी नहीं होगा। नॉन इंसुलेटिंग ये भी नहीं होगा। लेकिन जो आपका ये नॉन फेरस है ना, नॉन फेरस का मतलब क्या होता है, जिसमें फेरस मतलब लोहा, जिसमें लोहा है, और नॉन फेरस मतलब जिसमें लोहा नहीं है। तो यहाँ क्या पूछ रहा है, जिसमें लोहा नहीं है, क्या पूछ रहा है यहाँ पे, जिसमें लोहा नहीं होना चाहिए ना, लोहा नहीं होना चाहिए। तो क्या होता है कि आपका नॉन फेरस जो है उसमें आपका लोहा नहीं होता है, फेरस में आपका लोहा रहता है, नॉन फेरस में लोहा नहीं रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 36 का बी। ठीक है, अगला सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज द मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, इन चारों में से कौन सा प्रॉपर्टी आपका गुणधर्म कह सकते हैं, यांत्रिक गुण है, मतलब क्या है मैकेनिकल प्रॉपर्टी है। तो सबसे पहले क्या है, फिजिबिलिटी है, गलनीयता, ये तो है नहीं। ठीक है, कारण क्या है कि ये एक कह सकते हैं कि आपके ये केमिकल प्रॉपर्टीज में भी आ सकती है, केमिकल में अगर नहीं भी कहते हैं हम तो कह सकते हैं कि फिजिकल में आ सकती है। गलनीयता जो है वो क्या है, क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टी है। ठीक है, वो बताते हैं कितने वो मतलब कि कितने तापमान पे वो गलेगी या जो भी है वो आपकी हो जाती है गलनीयता। कोरोजन जो है वो एक प्रकार का स्टेट है, मतलब क्या है कि जंग लगना, ये प्रॉपर्टी में आता ही नहीं है। और स्ट्रक्चर मतलब होता है ढांचा या फिर उसकी रचना। बचता है डक्टिलिटी, जो किसको बोलते हैं तन्यता। ठीक है, डक्टिलिटी मतलब क्या होता है, कितना वो लचीला है, कितना आसानी से उसको हम लोग खींच के या फिर दबा के उसको लंबा कर सकते हैं। तो डक्टिलिटी क्या है कि आपका एक प्रकार का प्रॉपर्टी जो कि आपका किससे जुड़ा हुआ है, यांत्रिक मतलब मैकेनिकल प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी। अगला सवाल है, विच इज द ब्रिटल मेटल, ब्रिटल मतलब समझते हैं क्या होता है? ब्रिटल का मतलब ये होता है कि अगर वो जैसे उस पर हल्की चोट मारी जाए या फिर गलती से वो गिर जाए तो वो आसानी से क्या होता है, टूट जाता है, उसको कहते हैं हम लोग क्या, ब्रिटल मेटल। ठीक है, तो जैसे देखे भी होंगे आप, जो आप घर में बेल्ट इस्तेमाल करते हैं जींस वगैरह में, उसको जो बकल होता है ना, बकल,
वो आपके होता है किसका, कास्ट आयरन का। ठीक है, कभी देखना अगर आप आपके बेल्ट को क्या करो, उसका जो बकल होता है ना, उसको कहीं दीवार में हिट करो या फिर कहीं उसको जमीन में पटक दो तो वो टूट जाता है। कारण क्या है कि वो होता है आपका ब्रिटल। कारण क्या है कि वो बना रहता है कास्ट आयरन से, और जो आपका कास्ट आयरन है वही एकमात्र ऐसा चीज है जो कि आपका होता है ब्रिटल। तो यहाँ पे ऑप्शन आपके पास है कास्ट आयरन स्टील, माइल्ड स्टील और एलॉय स्टील। एलॉय स्टील तो होने से रहा है क्योंकि स्टील है, तो गिरे उसके गिरे टूटे दबा पटक दो उससे कोई असर नहीं पड़ेगा। ये भी माइल्ड स्टील से भी कोई असर नहीं पड़ेगा, स्टील से भी कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन आपका कास्ट आयरन है, ये आपका क्या होता है, कच्चा लोहा होता है। इसको अगर आप पटक देंगे, इसको जो तेज का झटका लगेगा तो क्या आसानी से ये क्या होगा, टूट जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटल कौन सा होता है, कास्ट आयरन। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है विच मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए मेटल ऑफर रेसिस्टेंस टू इलास्टिक डिफॉर्मेशन ऑफ ए कटिंग टूल। मतलब क्या कह रहा है कि धातु की कौन सा यांत्रिक गुण एक काटने के उपकरण में लोचदार विरूपण के लिए प्रतिरोध प्रदान करती है। सिंपल से इसके मीनिंग में बता दो आपको, कहने का चाह रहा सवाल कि कौन से इस प्रकार की प्रॉपर्टी है जो कि अगर कोई कटिंग टूल है या फिर वो आरे का ब्लेड हो सकता है या फिर वो ड्रिल बिट हो सकती है, कोई भी कटिंग टूल है, तो उसके डिफॉर्मेशन मतलब टेढ़ा हो जाना, टूट जाना, इनको बचा के रखती है। मतलब किस प्रॉपर्टी के कारण जो आपकी आरी की ब्लेड है या फिर ड्रिल बिट की जो बिट है वो सब टूटती नहीं है, जल्दी घिसती नहीं है, खराब नहीं होती है। क्या सवाल ये कहना चाह रहा है कि धातु की कौन सी उस प्रॉपर्टी के कारण जो आपकी जितनी भी आपकी कटिंग टूल वगैरह है, ड्रिल बिट है, आरी है, हेक्सॉ है, जो भी है, वो जल्दी खराब नहीं होती या फिर वो डिफॉर्मेशन, मतलब कि डिफॉर्मेशन का मतलब खराबी होना होता है या फिर टेढ़ा मेढ़ा हो जाना, टूट जाना, तो कौन सी होती है। डक्टिलिटी का तो यहाँ पे मतलब होता है तन्यता, लचीलापन, इसका तो यहाँ पे कोई मतलब हिसाब किताब ही नहीं है। मेलेबिलिटी मतलब पीट पीट के उसको पतली चादर में बदल देना, ये इससे भी नहीं होगा। हार्डनेस और टफनेस दो चीजें हैं, हार्डनेस और टफनेस। दिमाग यहाँ पे लगेगा आपका हार्डनेस या फिर टफनेस। तो हार्डनेस क्या है कि चीजों को एकदम वो, देखिए टफ और हार्ड अलग अलग चीजें, ध्यान देंगे यहाँ पे। टफनेस का मतलब क्या हुआ कि उसको अगर आपने मरोड़ दिया तो वो मरोड़ा ही रह गया, वापस अपनी जगह पे नहीं आया, बिल्कुल एकदम सख्त रूप से। ठीक है, और हार्डनेस का मतलब क्या हुआ कि वो इतना हार्ड है कि वो घिसेगा ही नहीं, इतना हार्ड है वो कि कितना भी उसको रगड़ लो वो टूटेगा ही नहीं। तो इसका आंसर कौन सा होगा, हार्डनेस, मतलब कठोरता, हो कितना वो कठोर है। चिम्मड़पन अलग है और कठोरता अलग है। चिम्मड़पन मतलब क्या, वो एकदम चिम्मड़, एकदम बिल्कुल चिम्मड़ है, एकदम टफ, उसको कोई मतलब नहीं है कि उसको आप कैसे मरोड़ रहे हैं, दबा रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। लेकिन हार्डनेस क्या है, हार्डनेस क्या करता है कि वो एक पैमाना दर्शाता है कि ये वस्तु इतनी कठोर है, ये वस्तु इतनी हार्ड है। जैसे आपका जो डायमंड है वो भी काफी हार्ड होता है, ठीक है, काफी कठोर होता है, तो वो बताता है कि वो कितनी हार्ड है। जैसे क्या ड्रिल बिट है, आरी की ब्लेड है, तो जो ड्रिल बिट है वो आरी की ब्लेड से थोड़ी सी ज्यादा हार्ड है। ठीक है, तो मतलब क्या है कि जो ड्रिल बिट की जो हार्डनेस है वो ज्यादा है आरी के हार्डनेस की तुलना में। तो क्या होगा कि हार्डनेस वो वाली प्रॉपर्टी जिस कारण से क्या होता है, जो चीजें हैं वो आसानी से ना टूटती हैं, ना मुड़ती हैं और ना खराब होती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल पे। विच प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल इनेबल्स टू फॉर्मेशन ऑफ परमानेंट डिफॉर्मेशन विदाउट फ्रैक्चर। मतलब धातु का कौन सा गुण है जो बिना फ्रैक्चर के स्थायी विरूपण के गठन में सक्षम होता है। मतलब सवाल क्या कह रहा है कि धातु का वो कौन सा गुण है जिस कारण से जो धातु है वो बिना टूटे, लिख रहा है ना यहाँ पे, बिना फ्रैक्चर के, विदाउट मतलब बिना फ्रैक्चर मतलब बिना टूटे, अस्थाई मतलब हमेशा के लिए, विरूपण, विरूपण मतलब क्या होता है, अपना आकार को चेंज कर लेता है। ठीक है, धातु का वो कौन सा ऐसा गुणधर्म है, प्रॉपर्टी जिस कारण से जो धातु है वो बिना टूटे हमेशा के लिए अपना रूप चेंज कर लेता है। तो आपको अगर पढ़ाई में अगर आपको याद होगा तो इसका आंसर क्या होगा बताएंगे आप। इलास्टिसिटी मतलब क्या हुआ, खींचे खींच तो गया लेकिन जैसे फोर्स हटाया वापस जगह पे आ गया, तो रूप तो चेंज नहीं कर पाया अपना। डक्टिलिटी मतलब क्या हो गया, खींच के उसको लंबा कर दिया। ठीक है, पतली तारों में उसको तब्दील कर दिया। ठीक है,
ब्रिटलनेस मतलब क्या, भंगुरता, जैसे बताया था आपको कि टूट जाएगा। तो ये तो होने से रहा, डक्टिलिटी भी होने से रहा और इलास्टिसिटी भी होने से रहा। बचा आपका प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी ही वैसा प्रॉपर्टी है जिस कारण से क्या होता है कि जब धातु को आप बल्ला के मोड़ रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, तो क्या होगा, मुड़ जाएगा हमेशा के लिए बिना टूटे, बिना फ्रैक्चर के। तो क्या होगा, जैसे कि बोलते हैं ना, देखिए आप दिख रहा, सब दिख रहा होगा, प्लास्टिक देखा है, प्लास्टिक शब्द इसी प्लास्टिक से आया, प्लास्टिसिटी। प्लास्टिक देखते हैं ना कैसा होता है, लचीला। जो घर में आप लाते हैं प्लास्टिक पन्नी वन्नी लाते हैं ना, कोई सामान हो जाता है, कैसे उसको खींचते हैं तो वो खींच जाता है और हमेशा के लिए खींच के रह जाता है, वो हमेशा के लिए। अस्थाई, अस्थाई दिख रहा है यहाँ पे लिखा हुआ अस्थाई, हमेशा के लिए खींचा रह जाता है फिर वो। तो वही चीज है जो हमेशा के लिए क्या है, वो खींचा हुआ रह जाता है। तो वही क्या है कि अपना हमेशा के लिए वो खींचा हुआ रूप में स्थायी रूप में नहीं रह जाता है। तो उसी प्लास्टिक सबसे वर्ड आया है प्लास्टिसिटी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्लास्टिसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 40 सवाल खत्म होता है और नहीं है। ठीक है, तो जितना सवाल आज आपको डिस्कस कराए हैं उतने को आप देखिएगा। एक बार ना हो, 2 बार ना हो, 3 बार देखिए, 4 बार देखिए। ठीक है, वीडियो बना के छोड़ दिए हैं, जब जब समय मिले आपको केवल उसको देखते रहिए, क्योंकि हम बार बार इसको रिपीट कर रहे हैं कि इन सवाल के एग्जाम्स में आने की संभावना ज्यादा है होगी। कारण क्या है कि सवाल जितने भी दिख रहे हैं आप ना, ये सारे के सारे डीजीटी द्वारा, एनसीईटी द्वारा हमें मतलब साइट पे डाली गई हैं कि इन्हीं क्वेश्चंस के एग्जाम्स में आने की संभावना ज्यादा है। तो बस किताब पढ़ें, आप चाहे ना पढ़ें, इन जो आपको वीडियोस करा के दे रहे हैं ना, बस इनको केवल देखते रहिए कि हाँ ये है, ये है, ताकि इनके साथ एग्जाम में यही सवाल अगर आ जाता है तो आपके लिए बिल्कुल आसानी होगी। ठीक है, तो जितना बताया उसको एक बार फिर से देखिएगा, एक बार वीडियो समझ में नहीं दोबारा देखिए, 3 बार देखिए, जब इच्छा हो तब देखिए। ठीक है, और ठंड थोड़ी सी बढ़ गई है, अपना ख्याल भी रखें, पढ़ाई भी करें और अपना ख्याल भी रखें, क्योंकि इस सर्दी में कोशिश करना है कि बीमार ना पड़े, क्योंकि कोरोना का सिचुएशन ऐसे इतना तुल पकड़े हुए है, कभी अप कभी डाउन, कभी कप कभी ज्यादा। ठीक है, तो ध्यान देना है कि पढ़ाई को तवज्जो देना ही देना है, उसके साथ साथ अपनी सेहत का भी ध्यान देना है और अपनी सेहत को भी देनी है प्राथमिकता। ठंड से बचें, गरम गरम चीजें खाएं, अपने परिवार का ख्याल रखें, क्योंकि अगर आप अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो अपने परिवार का भी ख्याल आप नहीं रखेंगे। अगर आप अपना ख्याल नहीं रख रहे हैं तो आप परेशानी में पड़ेंगे, आपका परिवार भी परेशानी में पड़ेगा। ठीक है, तो सेहत का भी ध्यान दें, पढ़ाई पे थोड़ा फोकस करें, और कोई दिक्कत आती है, कोई डाउट होते हैं तो हमसे संपर्क करें। ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही, मिलते फिर हम लोग अगली क्लास में। धन्यवाद।